अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शन के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम कवर कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने ग्रेड 9 की टेक्स्ट बुक बायो और केमिस्ट्री की हमने स्टार्ट की हैं। सो आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। और अब प्रीवियस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेड 9 की। एंड इन टुडेज क्लास वी कैन स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट्स में जैसे कि ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स फॉर गुड सर्वाइवल फॉर सो प्लांट्स के लिए भी प्लांट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिविंग थिंग्स। सो इसी वजह से इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, एंड दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन फॉर देयर गुड ग्रोथ एंड फॉर देयर गुड प्रोडक्टिविटी अलॉन्ग विद बेसिक फैक्टर्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। प्लांट्स आल्सो नीड सो मेनी मिनरल न्यूट्रिएंट्स। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स के साथ साथ रॉ मटेरियल जैसे कि फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल रिक्वायर होती हैं। इसी के साथ साथ उन्हें कुछ मिनरल्स की भी नीड होती हैं। सोल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ दिस मिनरल्स। और फिर वो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं थ्रू सॉइल। द प्रोसेसेस विच डील विद हाउ प्लांट्स गेट मिनरल्स एंड वेयर दे यूज देम इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फिर इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू प्लांट जो है वो मिनरल्स भी देते हैं, एंड वो मिनरल्स कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। We can classify nutrients required as macronutrients and micronutrients on the basis of the quantity needed by the plant. The nutrients which are required in large quantity are called macronutrient में जिसकी requirement है, so that will be called micronutrients, और जिनकी number जो है वो है 8 in number. This table shows how plants depend on nutrients for their metabolic function. फिर उसके बाद हमारे पास एक टेबल है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो दैट हाउ प्लांट्स डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर मेटाबॉलिक फंक्शन। This is the table through which shows the role of mineral elements in plant life. These all are the nutrients. Some are macronutrients while some are micronutrients, and this explanation is about the role in plant life. So first mineral is carbon, which acts as a macronutrients. Carbon is a macronutrients and this is a part of organic compound. कार्बन जो है ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। सो इसी वजह से ये मैक्रोन्यूट्रेंट है, लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है प्लांट को। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन in their formula. Next is oxygen. Oxygen is also a part of organic compound necessary for cellular respiration. Phosphorus जो है वो ATP का component है जिसमें हम कहते हैं adenosine triphosphate. 3-phosphate combined with adenosine which can form ATP. Nucleic acid में भी phosphate present है. Coenzymes में भी necessary for seed germination and photosynthesis. Next is potassium. Potassium regulate the opening and closing of the stomata, reduce water loss from the leaves. Transpiration के process को reduce करता है, water की evaporation को water की evaporation को कम करता है, और इसके अलावा स्टोमेटा की opening और closing को भी regulate करता है. Next is nitrogen, which is a part of proteins, hormones, chlorophyll, vitamins and एंजाइम्स। नाइट्रोजन जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन्स का, जिसके अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला में नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। हार्मोन्स में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विटामिन्स के फॉर्मूला में प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, vitamins and enzymes. Another one is calcium. So calcium activate enzyme, a structural component of cell wall, regulates water movement in cell. Last is magnesium. So magnesium is a part of chlorophyll. This can activate many enzymes. So these are the total macronutrients which are required in large quantities by the plant. The another type of nutrient is micronutrients. So first micronutrient is iron, which is necessary for photosynthesis, activate many enzymes.
Second one is molybdenum. So molybdenum is a part of the enzyme that reduce nitrates to ammonia, important in making amino acids. Third one is boron. So boron is also important for sugar transport, for cell division and certain enzymes. Fourth one is copper. So copper is required for functioning several enzymes. Fifth one is manganese. So manganese is also involved in enzyme activity, photosynthesis के लिए required है, respiration के लिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए. फिर है जिंक. सो जिंक जो है वो रिक्वायर्ड है मैंने एंजाइम्स के लिए. इसके अलावा क्लोरीन है. सो क्लोरीन भी वाटर की ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व है. और लास्ट वन है निकल. सो निकल भी रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में. सो ये वो एलिमेंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड है बट इन स्मॉल क्वांटिटी. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस micronutrients. Next topic is role of nitrogen. So what is the role of nitrogen? नाइट्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के में जो अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला है उसमें नाइट्रोजन जो है एक मेन कंपोनेंट है. हार्मोन्स में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट है, विटामिन्स में और एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है ये मेजर फैक्टर है स्टेम में एंड लीव ग्रोथ. टू मच नाइट्रोजन सप्लाई कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन. अगर हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर ले अपनी लिमिटेड क्वांटिटी से तो फिर फ्लावरिंग और फ्रूट की प्रोडक्शन जो है वो डिले हो जाती हैं. अगर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाए तो फिर दिस कैन रिड्यूस यील्ड. यील्ड मीन्स प्रोडक्ट. काज येलोइंग ऑफ द लीव्स एंड स्टंटेड ग्रोथ अफेक्ट होती हैं और लीव्स जो हैं वो येलो हो जाते हैं. सो दिस इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन. दिस नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, नॉट टू मच एंड नॉट टू डिफिशिएंट क्वांटिटी. क्योंकि अगर लिमिटेड क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसान है और अगर लिमिटेड क्वांटिटी से कम हो देन इट विल ऑल्सो cause diseases and it will also harmful to the plants. Protein are made up of amino acid. Nitrogen is the key element of all amino acids. The chemical properties of the amino acid present in the protein determine the properties of that proteins. amino acids के फॉर्मूला में हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है. इसी वजह से नाइट्रोजन जो है ये एक की एलिमेंट है सारे के सारे अमाइनो एसिड्स का. अमाइनो एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है प्रेजेंट इन द प्रोटीन डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्रोटीन. अमाइनो एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करती हैं. सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड. Then we have role of magnesium. मैग्नीशियम का रोल क्या है? प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम टू फॉर्म क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर होता है बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. जैसे कि हमारे पास आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल पार्ट है तो इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का सेंटर पार्ट है एंड मैग्नीशियम इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल. जैसे कि यहाँ पर आयरन जो है ये सेंट्रल पार्ट है हीमोग्लोबिन का. विदाउट मैग्नीशियम प्लांट वुड नॉट बी एबल टू मेक क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अगर आपके पास ये मैग्नीशियम ना हुआ तो फिर मैग्नीशियम की वजह से सारी बॉन्डिंग होती है, अटैचमेंट होती हैं. अगर आपके पास सेंट्रल एलिमेंट ही नहीं है तो फिर क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होगी. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाए then it will lead to chlorosis. Chlorosis is actually the yellowing of leaves. अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स की जो ग्रीनरी है वो नहीं होगी. लीव्स जो है वो येलो इन कलर होंगे. मैग्नीशियम इज ऑल्सो नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मैनी एंजाइम्स. सो इट्स डिफिशियंसी में इफेक्ट नॉर्मल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली लीड टू नेक्रोसिस. अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो नॉर्मल रेट है मेटाबॉलिज्म का वो अफेक्ट होता है. इसके साथ साथ नेक्रोसिस जो सेल डेथ का प्रोसेस है वो भी उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो मैग्नीशियम हर एक एलिमेंट जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होती है. क्लोरोसिस इज अ कंडीशन इन विच लीव्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल. क्लोरोसिस इज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लीव्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल की इनसफिशिएंट प्रोडक्शन करते हैं और अगर क्लोरोफिल ना हो तो फिर लीव्स अफेक्ट होते हैं, वो येलो इन कलर्स होते हैं. क्लोरोटिक लीव्स आर पेल yellow or yellow white. The affected plant has little or no ability to make carbohydrate through photosynthesis. It may die unless the cause of its chlorophyll insufficiency is treated. यहाँ पर ये क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस है कि अगर मैग्नीशियम ना हुआ तो फिर क्लोरोफिल नहीं होगा. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स येलो होंगे. अगर प्लांट्स येलो होंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही फूड की प्रिपरेशन करता है और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है. अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो प्लांट्स की डाइट जो है वो अफेक्ट होगी और प्लांट्स की डेथ हो जाएगी. सो क्लोरोफिल की इनसफिशिएंसी जो है अगर इसकी ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो सो इट हैज़ मैनी काजेज.
टू द डेथ ऑफ द प्लांट्स। सो क्लोरोसिस जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ क्लोरोसिस, एंड एमसीक्यूज में भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को अगर इनसफिशिएंट डाइट ना मिल रही हो तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है वो क्लोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस। वी नो यू नो दैट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। Plants are directly affected by the quality and quantity of certain nutrients present in the soil. Most of the soil are deficient in nutrients that are required for optimum growth of plants. जिस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट है, अगर वो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं या वो इंटरनल कंडीशंस हैं, अगर वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में ना हो, ना प्रेजेंट हो हमारी बॉडी में, देन इट विल कॉज many diseases in our human body. So just like the same process perform inside the plants, the same phenomena present in the plants. अगर plants में nutrients की insufficient deficiency हो या उसकी excess हो तो ये सारे diseases जो हैं ये plants में भी हो सकते हैं। plants की quality और इनकी quantity जो है वो affect हो सकती हैं because of the increase and decrease quantity of the nutrients. सो मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है वो डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। दैट इज़ वाई न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। बहुत ज़्यादा ऐसे सॉइल होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स उस क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसी वजह से हम फर्टिलाइजर्स एड अप करते हैं, हम वो न्यूट्रिएंट्स एड अप करते हैं टू द सॉइल इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। सो वो न्यूट्रिएंट्स हम एड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में वो हम न्यूट्रिएंट्स एड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स एड करने से हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं, फास्टर ग्रोथ होती है प्लांट्स की। इन प्लांट्स सच न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। और प्लांट्स में फिर उन न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। Organic fertilizer are derived from plants or animal material. Organic fertilizer actually these are derived from the living material, which are plants, which are animals. Animal remains or plant remains. Manure example है compost है, seaweed are good example of organic fertilizer. Similarly plant material जो है mulch है, hay है, leaves, bark, wood chips, seed husk, corn husk, these all are organic fertilizer. Actually the organic fertilizers are either the plants remain or the animals remain. जो animals की decomposition के बाद उससे जो nutrients होते हैं तो या वो होते हैं या plants की remains या जो remaining materials हैं तो वो उसकी decomposition के बाद जो nutrients होते हैं वो plants को दूसरे plants को provide करते हैं in order to fulfill the requirements of the plants. द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस क्या हैं? ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। द फर्स्ट मेन एडवांटेज इज दिस। द सेकंड एडवांटेज इज रिटेन सॉइल मॉइस्चर एंड इंक्रीज एरेशन। देन थर्ड वन है कि रिलीज न्यूट्रिएंट्स स्लोली एंड कंसिस्टेंटली, यानी न्यूट्रिएंट्स को स्लोली एंड कंसिस्टेंटली स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिलीज करते हैं। फोर्थ वन है लेस रिस्क ऑफ लीचिंग। लीचिंग की रिस्क जो है वो उसकी रिस्क को कम करता है बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो कि प्लांट्स पर अटैक करते हैं। बिकॉज प्लांट्स में अगर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो जाए तो फिर हर एक टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो हर एक टाइप ऑफ पेस्ट जो है वो प्लांट्स पर अटैक कर सकते हैं। सो अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स गुड क्वालिटी में मिल रही हो तो दे कैन फाइट अगेंस्ट दैट पेस्ट और इसी वजह से फिर उनको डिजीज़ नहीं हो सकती। लास्ट वन है इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल की एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सके, वो न्यूट्रिएंट्स को की अपटेक कर सके। Second one is inorganic or chemical fertilizer. These are primarily derived from chemical compounds such as ammonium nitrate, ammonium phosphate and potassium chloride. Example of inorganic fertilizer जो है वो है sodium nitrate, mined rock, phosphate and limestone. These are the example of inorganic or chemical fertilizers. फिर inorganic और chemical fertilizer की advantages क्या है? The first main advantage is higher and accurate amount of nitrogen promote protein and chlorophyll synthesis and encourage growth of stem and leaves. अगर नाइट्रोजन की एक्यूरेट या हायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन हम प्रोवाइड करें प्लांट्स को तो वो प्रोमोट करता है प्रोटीन की प्रोडक्शन as well as chlorophyll synthesis and this can also encourage the stem and leaves growth. Second one है higher amount of phosphorus result in more flowers, large fruits and healthier roots. Roots की development, flowers की development and fruits की production, these three productions are totally depend on phosphorus.
तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन अगर हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में इनको प्लांट्स को प्रोवाइड करें, देन इट विल बी यूजफुल फॉर मच मोर यूजफुल टू द प्लांट्स ग्रोथ. Next topic is environmental hazard related to use of chemical fertilizers. The major risk to soil quality from chemical fertilizers are following. फिर जब हम fertilizers provide करते हैं to the plants in order for their good growth, but उनके कुछ environmental hazards भी होते हैं, कुछ environmental issues होते हैं कि वो environment को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. The first one is increased soil salinity and acidity. Soil की salinity या soil की acidity उसकी pH में decrease करके उसकी acidity को भी increase कर सकता है. Second one है storage and application of some nitrogen fertilizer may cause emission of the greenhouse gas nitrous oxide. अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की स्टोरेज करें या उसको यूज़ करें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड गैस की इमिशन होती हैं एंड दिस इज़ द मेन गैस ऑफ द ग्रीन हाउस गैस. थर्ड वन जो है वो है मेजर रिस्क टू ग्राउंड वाटर क्वालिटी फ्रॉम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन इन नाइट्रेट लीचिंग टू ग्राउंड वाटर सोर्सेज. दिस कैन हार्म ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. अगर जो मेजर रिस्क है ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को फ्रॉम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन से वो है NO3 लीचिंग टू ग्राउंड वाटर सोर्सेज, जो कि ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, जो कि ग्राउंड वाटर में ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स की हेल्थ हैं. सो दिस विल ऑल्सो बी अफेक्ट फ्रॉम द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. फोर्थ वन है द मेजर रिस्क टू सरफेस वाटर इज इंक्रीज नंबर ऑफ एल्जी ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. मेजर रिस्क जो सरफेस वाटर के लिए है वो है ज़्यादा नंबर में एल्जी की प्रोडक्शन होती हैं वाटर के सरफेस पर एंड दिस प्रोसेस नॉन एज यूट्रोफिकेशन. मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज काज एडिशनल न्यूट्रिएंट्स सच एज phosphate and nitrates to enter rivers and lakes, a process known as eutrophication. eutrophication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फॉस्फेट और नाइट्रेट्स जो हैं वो रिवर्स में या लेक्स में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक्सीड होता है. दिस promote the growth of algae, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में algae की प्रोडक्शन होती हैं एंड अदर टाइप्स ऑफ प्लैंकटन, thus depleting the oxygen in water bodies and making it difficult for aquatic organism to survive. और वो बहुत ज़्यादा algae या phytoplanktons की प्रोडक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर वो सनलाइट की या ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्ट करते हैं. ऑक्सीजन जो है वो आसानी से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वो फेस करते हैं. So the process of eutrophication is very dangerous for aquatic organism and the eutrophication is preceded by the excessive use of chemical fertilizers. Another topic is components of human food. Like all other organisms, human beings require food to grow, reproduce and maintain good health. The following are the major component of human food. ह्यूमन फूड जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमन बींग्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती हैं उसके ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. द फर्स्ट एंड मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज carbohydrate. Carbohydrate is the major source of energy. They contain elements just like carbon, hydrogen and oxygen. We obtain most of our carbohydrate in the form of starch. Starch के फॉर्म में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो कि प्रेजेंट है पोटैटोज में, राइस में, ब्रेड में, सीरियल्स में. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इस स्टार्च को कन्वर्ट करती है इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज ग्लूकोज. Carbohydrate is present in our body in the form of glucose. Blood carries glucose to all cells where it is used in respiration for energy. If a gram of carbohydrate is fully oxidized, it produces about 4 kilocalories of energy. अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें और उसकी ऑक्सीडेशन हो, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, तो उससे हमें मिलते हैं 4 kilocalories of energy. The glucose which is not used by cell is converted into glycogen that is stored in the muscles and liver. और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो और हमारी बॉडी को वो उसकी ज़रूरत ना हो, so that will be stored in the form of glycogen for later use and that is stored in the muscles and in the livers. मसल्स और लिवर में ग्लाइकोजन की स्टोरेज होती हैं और फिर अगर हमारी बॉडी को और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है, सो द ग्लाइकोजन विल बी ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज एंड ह्यूमन बॉडी विल गेट एनर्जी इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. The body glycogen storage capacity is limited, so any unused glucose is converted to fats.
हमारी बॉडी की जो ग्लाइकोजन की स्टोरेज है, ग्लाइकोजन को वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो और उसकी कन्वर्जन ग्लाइकोजन में ना हो रही हो, सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अनयूज्ड ग्लूकोज विल बी देन कन्वर्टेड टू फैट्स एंड द extra amount of fats will be deposited in our adipose tissue. Second one is protein. So protein are required for growth के लिए required है, repairing के लिए required है. Protein जो है, this is made up of simple unit known as amino acids. Amino acids is a building block of protein. There are 20 different amino acids and amino acids contain इसमें main component carbon, hydrogen और oxygen है along with nitrogen and sometimes sulfur भी present होता है. Protein are large molecules so they cannot get directly into our blood. जिस तरह कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, सो सिमिलरली प्रोटीन्स भी ब्रेकडाउन होके सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन दैट विल बी मूव्ड इन आवर बॉडी एंड दैट इज अमाइनो एसिड्स. सो दे आर ब्रोकन इनटू अमाइनो एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. Cells can convert the amino acids back into proteins. Protein are essential component of the cytoplasm, membranes and organelles. They are also the major पार्ट ऑफ मसल्स, लेगामेंट्स एंड टेंडन्स. प्रोटीन्स किसके लिए इसेंशियल कंपोनेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन्स का मेन कंपोनेंट है, ऑर्गेनेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये मेजर पार्ट है मसल्स का भी, लेगामेंट्स का भी और टेंडन्स का भी. मैनी प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम. Maximum enzymes are proteinaceous in nature. Protein can also be as a source of energy. 1 gram of protein contain 4 calories of energy. It means that carbohydrate and protein we get same amount of energy from the breakdown of 1 gram of protein and as well as carbohydrate. Plant sources of protein are beans है जिसके थ्रू हमें proteins का good source है, pulses है, cereals है, dry fruits हैं, whereas animal sources में included है cheese, milk, poultry, fish, mutton and beef. So these are the animal sources of protein and above are the plant sources of protein. Then next is fat and lipids. Fats belong to a group of organic compound known as lipids. They are made up of fatty acid and glycerol. Lipids की जो breakdown होती है, so they are break down into fatty acid and glycerol. They contain carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen are the main members of carbohydrate, proteins and lipids. Fats both structural and metabolic function. Fats जो है उसके structural role भी है, metabolic function भी है. When the body has used up the carbohydrate, it oxidizes fat to get energy. 1 gram of fats provide 9 calories of एनर्जी. फैट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी ब्रेकडाउन से हमें मिलती है. दैट इज़ 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, डबल ऑफ द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. फैट्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं? फैटी टिश्यूज़ में. एडिपोज टिश्यू जो हमारे शोल्डर के साइड पर टिश्यूज़ होते हैं, दैट इज़ एडिपोज टिश्यू, इसमें ये स्टोर होते हैं. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट beneath the skin and around important organs. It insulate organ against shock and also maintain body temperature. Fats किसके लिए required हैं? Body temperature को maintain करने के लिए. इसके अलावा shock organs को protect करने के लिए against the shocks. Other function of fats include maintaining healthy skin, hairs. Fats help in the digestion and transport of materials. Lipids are the organic compound that are insoluble in water but soluble in organic solvent. Lipids वो components हैं organic compound की जो water में तो insoluble है but organic solvent में soluble है. इसकी example just like fats and oil. ये important types है lipids की. Oil जो है ये liquid होता है room temperature में, जबकि fats जो होते हैं ये solid होते हैं at room temperature. Vitamins E, D, E and K in the body. The common sources of fats जो है वो butter है, ghee है, cheese, meat, egg yolk, milk and nuts. These are the sources of fats, most common sources of fats, and we can take lipid from these sources. Next one है vitamins. So vitamins जो हैं ये organic food substances हैं found only in living things. With a few exception, the body cannot manufacture vitamins. They must be supplied by the diet or in dietary supplements. कुछ ऐसे vitamins होते हैं जो कि हमारी body खुद synthesis करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे vitamins होते हैं जो कि हम बाहर से intake करते हैं and that is in the form of dietary supplements or through the diet. Vitamins जो है वो are essential to the normal functioning of our bodies. Vitamins जो है इसकी division हुई है into two groups. The first one is fat soluble, second one is water soluble. Fat soluble vitamins जो है वो है A, D, E, K. So this is also important according to MCQs के fat soluble vitamins कौन से हैं और water soluble. Water soluble जो है वो vitamin B and C. B and C आप याद कर लो तो आप उसके अलावा जितने भी vitamins हैं वो fat soluble हैं. Our body can store fat soluble vitamins, can use them when needed
वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और हमें जब ज़रूरत होती है वी कैन यूज़ दैम। Next है vitamin A. Vitamin A is also known as retinol. Why we call this retinol? Because a name given in reference to its participation in the function of the retina of the eye. क्योंकि विटामिन A जो होता है वो हमारी आई के रेटिना के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स विटामिन आल्सो पार्टिसिपेट इन द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, ग्रोथ के प्रोसेस में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन ए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइटरी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो है में काज विजन प्रॉब्लम काज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए डिफिशिएंसी आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ, स्किन एंड इम्यून सिस्टम। एनिमल सोर्सेज जो विटामिन ए की जो एनिमल सोर्सेज हैं वो है चिकन, लिवर, कॉड लिवर ऑयल, एग्स, बटर एंड मिल्क। जो प्लांट सोर्सेज हैं वो है स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स, स्पैनिच, मैंगोज, ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट्स। सो दीज आर द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। Then we have vitamin C. Vitamin C is also known as ascorbic acid. This name is also important. Names भी आ सकते हैं कि vitamin C, what we call the vitamin C. So ascorbic acid is another name of vitamin C. Vitamin C is a water soluble vitamin. It is needed by the growth and repair of body tissue. Repairing के लिए, growth के लिए required है. It helps the body to make collagen, an important protein in skin, cartilage or tendons, ligaments, blood vessels. विटामिन सी जो है वो एसेंशियल है हीलिंग वोंड एंड फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बोन्स एंड टीथ। साइन ऑफ विटामिन सी डिफिशिएंसी जो इंक्लूड है वो ड्राइनेस है, स्प्लिटिंग ऑफ हेयर है, इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो, रफ एंड ड्राई स्केली स्किन हो, डिक्रीज्ड वोंड हीलिंग, नोज ब्लीडिंग हो, या इसके अलावा डिक्रीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। अगर आप इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते, आपकी बॉडी इनेबल है इन्फेक्शन को जो है वो जल्दी ठीक नहीं कर सकती, सो इट मीन्स यू हैव डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अ सिवियर फॉर्म ऑफ विटामिन सी डिफिशिएंसी इज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी जो है ये डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है, इससे काज होती हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी जो है वो है टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकोली and cabbage and guava. These are the sources of vitamin C. Vitamin C is an antioxidant along with vitamin E. अगर vitamin C और vitamin E की combination हो जाए, so this acts as an antioxidant, and antioxidant actually blocks some of the damage caused by free radicals. Free radicals जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को. सो द बिल्डअप ऑफ फ्री रेडिकल्स ओवर टाइम मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजिंग प्रोसेस एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अनहेल्थी कंडीशन नॉन एज कैंसर, हार्ट डिजीज़ एंड आर्थराइटिस. सो फ्री रेडिकल के से कौन कौन से डिजीज़ काज हो सकते हैं? कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकते हैं. सो अगर हम विटामिन सी और विटामिन ई को कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, सो दिस ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट विच कैन ब्लॉक द ऑक्सीडेशन एंड विच कैन ब्लॉक the formation of the free radicals. Free radicals are very dangerous things. This can also damage our skin also. Then we have vitamin D. Vitamin D जो है ये fat soluble vitamin है. It aid in the absorption of calcium. ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हेल्पिंग टू फॉर्म एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन डी जो है वो है मेंटेन नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. इट वाज आल्सो मेड बाय द स्किन व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट स्ट्राइक द स्किन दे ट्रिगर विटामिन डी सिंथेसिस. जब यूवी रेज फ्रॉम सन जो है वो आपकी स्किन पर पड़ती हैं तो आपकी विटामिन डी की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आपको कैल्शियम मिलता है. अब ये नहीं कि आप सारा दिन जो है वो धूप के सामने खड़े हो, क्योंकि एक्स्ट्रा जो यूवी रेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. तो वो यूवी रेज जो कि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा, जिसमें इंटेंसिटी उसकी कम हो लेकिन वो रेज हों, या सुबह के टाइम या दोपहर के बाद वाला टाइम सनराइज़ के टाइम जो है जो रेज पड़ती हैं सन की, UV rays on your skin, so that will be essential for the triggering of vitamin D synthesis. Then we have, due to deficiency of vitamin D, bones जो हैं can become thin, brittle हो जाते हैं, soft हो जाते हैं. In children, vitamin D deficiency leads to rickets, a condition in which bones weaken and bow under pressure. इन अडल्ट चिल्ड्रंस में अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो तो रिकेट्स डिजीज़ काज होती हैं, लेकिन अगर अडल्ट्स में विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो, दिस विल कॉज ऑस्टियोमलेशिया विच मीन्स सॉफ्ट बोन्स.
दिस इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर फ्रैक्चर इन बोन्स, फिर बोन्स की फ्रैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकती हैं। मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी जो है वो है कॉड लिवर ऑयल, एग योक है, फोर्टिफाइड ब्रेड है, एंड देन चीज़। दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। So in today's class we can start chapter number 8 which is nutrition. हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, रिमेनिंग चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।